स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी सर। जी। तो आज से क्या है, हम एलटी ग्रेड का सामान्य अध्ययन जीके जीएस का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो उसकी क्लासेस शुरू हुई हैं आपकी आज से। तो आज पहली ही क्लास है हमारी। तो देखिए, हमारा जो जीके जीएस आता है वो कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का। ये तो पता होगा सभी को। अब वो 30 मार्क्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। जी सर। देखिए, आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम सिलेबस, यानी कि जो हमें क्या पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है जीके जीएस का, लेकिन हमें कितना पढ़ना है अपने परीक्षा के आधार पर, जिससे हमारा जो एग्जाम है वो हो जाए। ठीक है? तो उसके आधार पर पहले सिलेबस देखेंगे हम जीके जीएस का। फिर देखेंगे दूसरे नंबर पर कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। जो हमने सिलेबस देख लिया, अब उसको कवर करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक। तो यही दो चीजें आज देखेंगे हम। ठीक है? तो सबसे पहला सिलेबस देखते हैं अपना इतिहास का, क्योंकि जीके जीएस में क्या है, हिस्ट्री भी आ जाता है हमारा। तो ये जो आपका सिलेबस है वो किसका है? हिस्ट्री का है। अब हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए हमको क्या देखना है, हमें देखना है भारत का इतिहास, यानी कि जो भारत का इतिहास रहा है वो, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए, इनमें से मुख्यतः इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारा। सबसे पहला तो इतिहास, वही जो हमारा है पुराना इतिहास, वो भारत का, कि भारत में कैसे लोग थे, मतलब क्या क्या सभ्यताएं रही वो। और दूसरा क्या है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक का ये जो इतिहास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे आंदोलन वगैरह के बारे में आता है एग्जाम में। जितने भी पीवाईक्यूज आप देखेंगे वो ज्यादातर मतलब आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है? 1857 से लेके 1947 के बीच में से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है उतना। ठीक है? तो 30 मार्क्स का आता है आपका, जिसमें से आप इतिहास से मान लीजिए 4 से 5 मार्क्स का। तो हिस्ट्री से आपका कितना मार्क्स? 4 से 5 मार्क्स। अब इस 4 से 5 में से भी आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये 3 मार्क्स आप इसमें से मान लीजिए आंदोलन वगैरह में से, 1857 और 1947 के बीच में से, और बाकी का 1 या 2 मार्क्स का जो भारत का पुराना इतिहास रहा है उससे। ठीक है? तो अब ये जो अब इसमें से भी आपको मुख्यतः किस पर फोकस करना है, ये जो पुराना इतिहास है या फिर जो ओवरऑल इतिहास है, उसमें किस पर फोकस करना है हमको, कि जो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, यानी कि जो भारत के इतिहास में सभ्यताएं हुई थी या जो पहले लोग हुआ करते थे, उनकी रीति रिवाज क्या थे, सामाजिक रूप से कैसा था उनका, आर्थिक रूप से कैसे थे, वो अमीर थे, गरीब थे, यानी कि कैसी उनकी आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक पक्षों के रूप में हमको उन्हें सामान्य जानकारी हमें लेनी है। ठीक है? फिर क्या पढ़ना है? फिर पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जो अभी बता दिया हमने कि 1857 से लेके 1947 के बीच का जो इतिहास है ना, जहाँ पर जितने भी आंदोलन हुए या फिर कोई भी और बहुत सारी चीजें हैं, वो यहाँ पर हमें कवर करनी है। फिर क्या करना है? फिर राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी, यानी कि जो लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता का भाव कैसे आया, कि किसी ने तो सोचा होगा ना कि हमें अपने देश को आजाद कराना चाहिए अभी तक, तो वो कैसे हुआ, स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई, वो सब हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है? तो हिस्ट्री का सिलेबस क्लियर हुआ सभी को? जी महोदय। जी। अब आगे चलते हैं। तो ये हिस्ट्री का पढ़ना है, यहाँ से आपका कितना आता है? 4 से 5 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है? फिर आगे चले, फिर देखते हैं दूसरे पे आता है हमारा जीके जीएस में ज्योग्राफी, भूगोल। अब इसमें क्या पढ़ना रहता है, तो ये आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें क्या पढ़ना है हमें? भारत और विश्व का सामान्य भूगोल, यानी कि कौन सा देश कहाँ पर है वो। और जैसे भारत के विषय में आएंगे तो भारत में कौन सी नदियां पाई जाती हैं, नदियों के बारे में जानकारी ले रहे होंगे, पहाड़ों के बारे में, कहाँ कौन सी रेखा गुजरती है भारत से होके, वो चीज पढ़ रहे होंगे। ठीक है? और फिर क्या पढ़ना है हमको? भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी कि जो हमें मुख्य फोकस करना है ना भूगोल में, वो करना है हमें अपने देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। जो हमारा भारत है उसमें भौतिक रूप से क्या है भूगोल की महत्व, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। ठीक है? अब इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, इसमें सारी चीजें आती हैं भूगोल में। जैसे जो हमारा भारत है उसमें बहुत सारी कृषि होती है, हर जगह पर अलग अलग तरह की खेती होती है, वो भी भूगोल में ही आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम भूगोल में
कवर कर रहे होंगे। ये भी आप मान लीजिए 4 से 5 मार्क्स का 30 में से इसके प्रश्न आ जाते हैं आपके, ठीक है। और विश्व भूगोल तो वही है कि सामान्य रूप से आपसे जानकारी अपेक्षित होगी, यानी कि सामान्य आपको ज्ञान होना चाहिए बस भूगोल का। बाकी जो हमारा भारत है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे भूगोल को लेकर, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारा पॉलिटी का। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। फिर तीसरा आता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी यानी कि राजनीतिक। तो ये क्या होता है, अब ये एक विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है संविधान। संविधान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब संविधान तो बहुत बड़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कभी ना कभी, संविधान के बारे में सुना होगा, बहुत बड़ा संविधान है। अब पूरा तो पढ़ेंगे नहीं हम, तो यहाँ से वो हम बताएंगे आपको कि कुछ जो इम्पोर्टेंट है होते हैं ना संविधान में, जो कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट होते हैं वो बस आपको पढ़ना है, उन्हीं से घूम फिर के बार बार प्रश्न बनता है, ठीक है। तो वो हम बताएंगे, संविधान आपको करना ही है। और क्या पढ़ना है हमको पॉलिटी में? पॉलिटी में पढ़ना है हमको भारतीय राजनीति, जो भारत की राजनीति है वो कैसी है, कैसी यहाँ पे प्रणाली है हमारे जो भारत की है, वो शासन कैसा है भारत में। जब हम पॉलिटी में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे आपके शासन भी कई प्रकार के होते हैं, कि एक तो राजतंत्र वाला शासन होता है, एक लोकतंत्र। तो हमारे भारत में कैसा है, लोकतंत्र का शासन है, उसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे हम। फिर क्या है कि राजनीति व्यवस्था कैसी है भारत की, वो पढ़ेंगे। पंचायती राज कैसा है, तो मतलब वही ओवरऑल ऊपर ऊपर से हमको पढ़ना है, ठीक है। कहीं कहीं कोई टॉपिक जो आपका पीवाईक्यूज है वो हमने देखा है, वहां थोड़ा डिटेल में जाएंगे जहां जरूरत होगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको पॉलिटी है वहां पर आपको मुख्य फोकस करना है संविधान पर, ठीक है। यहाँ से ही घूम फिर के प्रश्न आता है बस, कि बताइए कौन से अनुच्छेद में किस चीज के बारे में, वो चीज वहां से प्रश्न बनता है, ठीक है, पॉलिटी से। तो यदि पॉलिटी से प्रश्न बना तो सबसे पहला बनेगा संविधान से, तो ये आपको जरूर करना है। पॉलिटी क्लियर हुआ सभी को? फिर आगे चले जी। फिर आगे चले तो फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स। ये सभी को मिक्स करके हमारा जीके जीएस बनता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, तो इसमें तो वही रहता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। अब हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे होंगे जब पॉलिटी को पढ़ेंगे। फिर इसी में और टॉपिक क्या आ जाता है कि अभ्यर्थियों से जनसंख्या के बारे में, पर्यावरण और नगरीकरण से संबंधित प्रश्न इसी में आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, एक और चीज है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो जनसंख्या पर किस तरह आधारित होती है, पर्यावरण पर किस तरह आधारित होती है। या फिर आप देखेंगे कि अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में, नगरीकरण, शहर बन रहे हैं बड़े बड़े, तो उस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे निर्भर करती है वो देख रहे होंगे हम इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में एक और आता है कि जैसे आप जानते होंगे कि भारत की जो जीडीपी के वाइज अगर देखें, जीडीपी इसी में आता है इकोनॉमिक्स में, सीखेंगे हम जब पढ़ेंगे तो जीडीपी के वाइज जब आप देखेंगे ना तो भारत क्या है, तीसरे नंबर पर है और अभी दूसरे नंबर पर आने जा रहा है। तो कैसे आ रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, वो हम यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में देख रहे होंगे, ठीक है। और देखिए ये ज्यादा पुराना नहीं जाना है हमको, ये क्या देखना है हमको, सब न्यू न्यू कॉन्सेप्ट पर देखना है, क्योंकि करंट अफेयर भी आपके यहीं से बन जाते हैं। फिर जैसे अभी मैंने बताया कि ये जीडीपी वाइज क्या है, अभी तीसरे नंबर पर है भारत, अभी दूसरे पर आने जा रहा है, तो क्या है, ये आपका करंट अफेयर हो गया। तो करंट अफेयर भी इन्हीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो वो हमको मिक्स करते हुए चलना है सभी को, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। अब आता है ये वाली स्लाइड। अब देखिए ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसी से आपका 8 से 10 मार्क्स का बन जाता है। अब कैसे कैसे वो देखिए। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सामान्य घटना, यानी कि जो इम्पोर्टेंट एक्ट हुए, यानी कि कोई भी घटना हुई पास्ट में, जैसे मान लीजिए कोई भी दिवस, डेज होते हैं ना हमारे के, पर्यावरण दिवस, जनसंख्या दिवस, बहुत सारे दिवस होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को मिलाकर। और इसमें क्या आता है, खेलकूद से संबंधित प्रश्न भी इसी में आ जाते हैं। खेलकूद से जैसे कि कौन से खेल में कौन सा पुरस्कार मिलता है हमको, या फिर किस खेल में अभी किसी ने हाल ही में कोई पुरस्कार जीता है क्या भारत के लिए, वो सब इसी में आ जाता है। और आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, करंट अफेयर भी बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये पुरस्कार वगैरह तो ये करंट अफेयर ही हो गए ना, तो ये करंट अफेयर भी इसी में आ गए। फिर एक और आता है क्या, भारतीय कृषि, ये अलग से दे दिया है वैसे, लेकिन हम इसको क्या है ज्योग्राफी में ही कवर करेंगे, ठीक है, भारतीय कृषि को। अब इससे भी प्रश्न बन जाता है अलग से, क्या कि भारत में कृषि कैसी है, कहाँ कौन सी खेती होती है, किस प्रकार की फसलें होती हैं भारत में, कहाँ कैसी जलवायु है, ये सब हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है सामान्य ज्ञान, यानी कि वही करंट अफेयर, तो इसको भी पढ़ाएंगे आपको, इसका भी अभी बताएंगे जब स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये करंट अफेयर, ये आपका जब हम पढ़ रहे होंगे
तो बहुत सारी चीजें उसी से रिलेट करते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। और बाकी अलग से डेली 10 करंट अफेयर तो कराएंगे ही हम, ठीक है। तो करंट अफेयर में भी क्या आता है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव एवं प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे। यानी कि वही चीजें जो आप डेली में देखते हैं ना न्यूज में, कि आजकल देश में या विदेशों में क्या हो रहा है, क्या न्यूज है, वही सब क्या है, आपका करंट अफेयर बन जाता है, जिसकी ऐसी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी कि जो आपको जनरली पता होना चाहिए अपने देश के बारे में, ठीक है, देश में या विदेशों में, कि अपने हमारे कंट्री में क्या चल रहा है करेंटली, वही सब क्या आपका करंट अफेयर बन जाता है फिर। और इसमें क्या है, थोड़े बहुत विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। ये हमारा पूरा सिलेबस 30 नंबर का जो हमको कवर करना है, ठीक है। तो ये सिलेबस आ गया सभी को, इसमें कोई समझने जैसा नहीं है। आप जब आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तब और डिटेल में देखते जाएंगे सभी को, ठीक है महोदय इसकी जी। पीडीएफ जो है भेज दीजिए ग्रुप में, पीडीएफ जी भेज ये तो दीजिएगा आपको तो हम मिलेगी। लोग देखते हैं। जी जी ये तो आपको मिला करेगा डेली, ये जो आपका पीपीटी है ये आपको डेली मिलेगा। हाँ क्विज भी होगा आपका डेली, डेली क्विज, और ये जो आपका है जो नोट्स हैं ये मिलेंगे आपको। देखिए अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये सब जो अभी आपने सिलेबस देखा है इतना बड़ा, इसको कवर करने का हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अभी तक कोई डाउट है किसी को, पूछ लीजिए इसमें सिलेबस में। सर ये ऐप में मिलेंगे मतलब इसका पीडीएफ वगैरह, या फिर ग्रुप में मिलेंगे? जी ग्रुप में भेजा जाएगा ये, टेलीग्राम पर। जी तो देखिए अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसको कवर करने की। तो देखिए हमारी डेली तो क्लासेस होंगी, यानी कि जो हमारे पास 7 डेज हैं, यदि उनको हम डिवाइड करेंगे कैसे, कि 7 डेज में से हम 2 डेज क्या पढ़ेंगे, 2 दिन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है हमारा, उसको हमें कवर करना है। 2 दिन हिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी आपकी। 2 दिन क्या रहेगा आपका, ज्योग्राफी, वो भी थोड़ा डिटेल में जाना है क्योंकि उसमें कृषि भी आ जाता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो 2 दिन क्या है, ज्योग्राफी की क्लासेस। और एक दिन क्या रहेगा आपका, एक दिन पॉलिटी, और 1 डे इकोनॉमिक्स। अब ये कितना हुआ हमारा, 6 डेज हो गए। अब 1 डे बचाना, तो एक दिन क्या है आपका मिक्स वाला सेशन हो जाया करेगा, यानी कि जिस दिन हम किसी दिन करंट अफेयर पढ़ लेंगे, या फिर कोई हमें लग रहा है कि हम अभी इसका सिलेबस हमें बच रहा है या पीछे रह रहे हैं हम, तो वो हम उस दिन कवर कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 7 डेज ऐसे डिवाइड रहेंगे इसमें। अब इस 7 डेज में से भी हमको क्या करना है, ये तो आपको क्लास चलेंगी डेली, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लास जो चल रही है वो तो चलेंगी आपकी, प्लस में आपको क्या मिलेगा, क्विज होगी, वो देनी है। और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा ना, जो आपको डीपीपी मिलेंगी वो सॉल्व करनी है। और जो अगले दिन आप क्लास में आएंगे, नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आए, तो जो पिछला पढ़ाया है ना बस उसको रिवाइज करके आइए। बस इतना आपसे अपेक्षा की जा रही है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए क्लास में, क्विज दीजिए, जो डीपीपी मिल रही है उसको सॉल्व कर लीजिए। और बाकी जो अगली क्लास में जब आप आए तो जो पढ़ा है ना उसको बस रिवाइज करके आए, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो पिछली चीजों से कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे, तो आपको पहले वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बस आपसे ही अपेक्षा की जाती है। और बाकी यदि आपकी अदर कहीं से और कोई बुक है आपके पास है, कहीं और से भी क्वेश्चन लगाने की इच्छा हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसी से आपका जो है 30 मार्क्स का हो जाएगा पूरा। तो ये क्लियर है सभी को। जी भाई, जी सर। देखिए ये हमारा सिलेबस देखा आपने, स्ट्रेटेजी देख ली कि हमारी क्या रहेगी। तो आज क्या है, हिस्ट्री को शुरू करें, आज से थोड़ा सा पढ़ते हैं, अभी बाकी कल से करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा शुभारंभ कर देते हैं हिस्ट्री का। तो देखिए ये जो है एक व्यक्ति थे, कौन, हेरोडोटस। ये क्या है, हमको इतिहास के जनक इनको कहा जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इतिहास को लिखना शुरू किया था ना, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इतिहास के बारे में बताना शुरू किया, तो कौन थे वो, हेरोडोटस। यानी कि इनको फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक कहा जाता है। इससे प्रश्न नहीं आएगा, बस बता दिया है हमने, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए ना कि इतिहास के जनक कौन है, यानी कि किसने सबसे पहले लिखना शुरू किया था। ये इनका पिक्चर है। अब आगे चलें, तो जब भी आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आपके मन में प्रश्न आता होगा ना कि ये जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं या फिर ये जो भी हमें जानकारियां मिल रही हैं वो किस आधार पे मिल रही हैं। आपके आता होगा ना ये प्रश्न आप लोगों को भी, कि हमें ये साक्ष्य मिलते कहाँ से, यानी कि ये जानकारी जो भी हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं ये मिली कहाँ से हमको। तो इसके हमें साक्ष्य क्या है, इतिहास के जो स्रोत है ना हमारे पास वो 2 तरह के होते हैं। कौन सा, पहला तो होते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि साक्ष्य भी कहते हैं इनको। अब ये कैसे, पुरातात्विक में आते हैं हमारे स्मारक,
यानी कि किसी ने कोई स्मारक बनवा दिया, जैसे आपने पढ़ा होगा अशोक के स्तंभ। तो अशोक के स्तंभ के बारे में सुना है ना सभी ने? तो वो क्या है, हमारे स्मारक हो गए। उन पर क्या अभिलेख लिखवाए अशोक ने, तो वो क्या है, हमारे पुरातात्विक स्रोत है। यानी कि कोई भी वस्तुओं से हमें जो जानकारी मिलती है ना अपने इतिहास के बारे में, वो हमारे पुरातात्विक स्रोत हो जाते हैं, साक्ष्य। इसमें आता है हमारे स्मारक हो गए, अभिलेख हो गए, इंस्क्रिप्शंस जिनको कहते हैं। अशोक ने क्या किया था, पिलरों पर लिखवाए थे ना अपने अभिलेख, चट्टानों पर भी लिखवाए हैं बहुत सारे राजाओं ने। तो वो सिक्के, कभी जैसे अब हमें क्या है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल हैं, जो पुरातत्ववादी हैं, उनको क्या मिलते हैं, पुराने पुराने सिक्के मिलते हैं, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। पांडुलिपियां मिलती हैं बहुत सारी, यानी कि उस टाइम में जो बुक लिखी गई थी उनकी भाषाओं के आधार पर हमें क्या है, अपनी जानकारी मिलती है, ठीक है, इतिहास के बारे में। और यदि इधर दूसरे पार्ट पर देखें साहित्यिक स्रोत, तो ये क्या है, हमारे के ग्रंथ हो गए बहुत सारे, जैसे हमारे वेद हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है अपने इतिहास के बारे में। क्या है, वैदिक साहित्य हो गए, बहुत सारी रचनाएं हैं जो लोगों ने करी हैं, उनसे हमें क्या है, जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, ठीक है, ऐसे जितनी भी ये किताबें यानी कि बुक्स वगैरह हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है वो आते हैं हमारे साहित्यिक साक्ष्य में। और जो हमारे स्मारक हैं, अभिलेख हैं या सिक्के हैं, कोई भी जो वस्तुएं हैं, वो आते हैं हमारे पुरातात्विक साक्ष्य में, ठीक है। तो ये समझ में आगे सभी को, हमें अपने स्रोत कैसे मिलते हैं, यानी कि इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। आगे चले जी महोदय, जी। जी महोदय, जी चलिए। हाँ, अब देखिए, अब ये जो इतिहास है जब भी हम पढ़ते हैं तो काफी लोगों को इसके टाइम में भी मतलब कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा, कि ये AC BC AD BD ये आता है ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि 329 AC आ जाता है कभी कभी, या फिर कभी आ जाता है 750 BC। इसमें कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को, तो वो भी यही क्लियर कर लेते हैं हम। कैसे? तो देखिए, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है हमारा, 2025 वर्ष चल रहा है ना अभी। अब ये जो 2025 है, यदि मैं आपसे कहूँ 2025 यानी कि आज के समय से 2025 वर्ष पहले चलिए, तो क्या रहा होगा, 0 वर्ष रहा होगा। 0 वर्ष से ही तो हम 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते 2025 तक आए हैं। तो ये जो 0 वर्ष था ना, ये किसके आधार पर माना गया है, जब ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वहां पर मानते हैं कि बर्थ ऑफ जीसस, यानी कि ये जो 0 वर्ष था, वहां पर क्या हुआ, जीसस का बर्थ हुआ। उसके बाद से हमने जो वर्ष जो काउंट करना शुरू किया उसको मानते हैं हम AD में। AD कहिए या फिर AC कहिए, ठीक है, दोनों एक ही रहता है। AD या AC दोनों समान ही है। आफ्टर क्रिस्ट यानी कि क्रिस्ट के बाद का जो समय हम काउंट करते हैं ना, वो AC में करते हैं। कभी कभी AD भी लिख देते हैं इसको, ठीक है, एनो डोमिनी। तो ये जो जीसस के बर्थ के बाद का जो समय है उसको AC से लिखते हैं, ये क्लियर हुआ। लेकिन हमारे इतिहास का यही है केवल 2025 वर्ष का नहीं, हमारा इससे पहले का लाखों वर्ष का इतिहास है। तो उसको किससे डिनोट करेंगे हम, जब जीसस के बर्थ से पहले जाएंगे तो उसको लिखेंगे हम BC से, ठीक है। तो जहां पर भी आपको BC दिखे ना, वहां समझ जाइए किसकी बात हो रही है, ये जो जीसस का बर्थ था उससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। 2025 का ये जो हमने मानक वर्ष माना था ना, 0 वर्ष, इससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। और जब भी हम AC या AD की बात कर रहे होंगे तो समझ जाइएगा ये इसके बर्थ के बाद की बात हो रही है, जन्म के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हुआ सभी को, AC और BC में कंफ्यूजन तो नहीं है अब? नहीं महोदय। जी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 354 BC, तो ये बताइए किधर आएगा, इधर की साइड आएगा या इधर आएगा, बताइए। ये जो लाइन बनाई है हमने, किधर लिखेंगे इसको? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इधर की साइड ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि BC लिख दिया ना हमने, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के जन्म से पहले उनका जन्म यहाँ हुआ था, तो उससे पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे हम, ठीक है। और यदि यहाँ पर 354 AD रहता या AC रहता, तब क्या करते, वो इधर की तरफ लिखते हम, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं है अब किसी को टाइमलाइन में? महोदय, एक जी। कंफ्यूजन है, कभी कभी BCE लिखा रहता है। हाँ, ई का BCE। मतलब यहाँ पे। हाँ, देखिए BCE भी क्या है, ये बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ये जो इनके बर्थ से पहले का ये ना, उसी को हम BCE में भी काउंट कर लेते हैं। ये दिया है देखिए यहाँ पर, क्या है कि AD आ जाए, CE आ जाए, या फिर क्या आ जाए, AC आ जाए, वो सारी चीजें इधर काउंट होती हैं इनके बर्थ के बाद। और बाकी BCE आ जाए या BC आ जाए, और एक और चीज होता है क्या, हाँ नहीं, यही दो होते हैं, BC या BCE, ये दोनों क्या है, इनके बर्थ से पहले का मानते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे के अनुसार सर मानते हैं। बी का जी। मतलब बिफोर है, तो दोनों हाँ। सारे मतलब दो जो हैं बिफोर, तो वो तो याद हो जाएंगे। हम्म। ये ए का, ये AD AC यानी कि आफ्टर, ए से आफ्टर यानी कि बाद में, ये भी ऐसे याद हो जाते हैं, ठीक है।
और जब हम आगे इतिहास में पढ़ रहे होंगे तब और धीरे धीरे समझाते जाएंगे आपको, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये तो आ गया होगा ना, अभी आगे चले, आ गया ना सभी को? जी जी सर। जी जी। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। अब देखिए, अब जो हमारा इतिहास है उसको थोड़ा सा अभी डिटेल में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आज पहली क्लास है, अभी पढ़ना बनता है। तो जो हमारा हिस्ट्री है, जैसे अभी हमने बात की, क्या हमारा इतिहास केवल 2025 वर्ष पुराना ही है? नहीं, उससे पहले का हमारा बहुत बहुत लंबा इतिहास रहा है। अब जो हमारा इतिहास है उसको हमने बांटा है 3 भाग में। कौन सा? एंशिएंट यानी कि पुरातन, मिडेवल यानी कि माध्यमिक, और मॉडर्न यानी कि न्यू वाला, जो हमारा 1947, जो हमारा 1600 के बाद का इतिहास है, ठीक है। इतिहास को हमने 3 पार्ट में बांटा है कि एंशिएंट यानी कि पुराना वाला, पुरातन जो इतिहास है हमारा वो, माध्यमिक यानी कि बीच वाला जो इतिहास रहा है हमारा वो, और मॉडर्न यानी कि न्यू वाला। अब देखिए इनकी टाइमलाइन यहीं पर बता देते हैं हम, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारा एंशिएंट इतिहास है वो कौन सा वाला पढ़ रहे होंगे हम, कि जब इंसानों का जब यहाँ पर पृथ्वी पर जन्म हुआ, यानी कि जब से उत्पत्ति मानी जाती है वहां से लेकर जो हमारा जीसस के बर्थ तक है ना, 0 तक, वहां तक का इतिहास पूरा एंशिएंट में आता है। और फिर 0 से लेकर के हमारा 1600 तक का इतिहास किस में आता है? मिडेवल में आता है। और फिर 1600 बाद का, यानी कि 1600 में आप जानते हैं अंग्रेजों ने आना शुरू कर दिया था भारत में ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए। तो 1600 से लेकर जो अब तक का इतिहास है हमारा, वो कहाँ में आ जाता है? मॉडर्न में आ जाता है, ठीक है। ये इसकी समय सीमा हो जाती है हमारी। महोदय अब अभी क्या? 1600 क्या? हाँ, 1600 बीसी, बीसी से ये अभी जो 1600 1700 ये आया ना, यही वाला 1600। ये जो 0 है ना, ये तब से मान रहे हैं, ये जो एंशिएंट इतिहास है हमारा, ये कब से कब तक है? जब जो हमारे मानव है उनके जन्म से लेकर, यानी कि पृथ्वी पर उनके उत्पत्ति से लेकर के जीसस के बर्थ तक, यानी कि 0 जो है ना, जो अभी माना था हमने बीच में, यहाँ तक का इतिहास पूरा हम पुरातन यानी कि एंशिएंट में मान रहे हैं अपना। और फिर मिडेवल में कौन सा आ जा रहा है बीच में? माध्यमिक में कौन सा आ रहा है हमारा? जीसस के बर्थ से लेकर 0 से लेकर 1600 बीसी तक, ठीक है। और फिर 1600 से अब तक का जो इतिहास है वो मॉडर्न में पढ़ेंगे हम। ऐसे ही 3 प्रकार में बांटा है हमने इतिहास को। अब देखिए ये जो एंशिएंट है ये भी आगे 3 या 4 पार्ट में बंटता है हमारा। पहला क्या आता है इसमें? पुरापाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा आता है नव पाषाण काल, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। इसको भी हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। अब इनको एक एक करके डिटेल में आगे जानेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ जी तक क्लियर है महोदय। ना सभी को? हाँ। सर प्रागैतिहासिक क्या होता है? मतलब एक टर्म आता है एनसीईआरटी में, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक वो यहीं पर आ जाता है हमारा। प्रागैतिहासिक यानी कि एंशिएंट वाला जो इतिहास है ना हमारा, वो ही होता है वो। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे महोदय होंगे? जी जी। प्राग इतिहास महोदय वो जिसका लिखित साक्ष्य ना मिलता हो, वही प्राग इतिहास में हाँ आएगा ना? हाँ जी, ये एंशिएंट में ही आ जाता है, क्योंकि जब हम एंशिएंट में बात कर रहे होंगे वहां पर लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था इतना। तो वहां पर क्या है, वो प्रागैतिहासिक में ही आ जाता है हमारा, प्री हिस्टोरिक एज जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा एंशिएंट इतिहास था ना, या फिर आपका प्रागैतिहासिक जो इतिहास था, उसको हमने फर्दर 3 प्रकार में बांटा है। कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए इनमें धीरे धीरे जो हमारे ह्यूमंस हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना पुरापाषाण काल से। तो जैसे अभी देखा है हमने कि हमने क्या इतिहास को 3 पार्ट में बांटा। एंशिएंट यानी कि जहां पर हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर बहुत सारी सभ्यताएं रही, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उनके बारे में बात कर रहे होंगे। मिडेवल में क्या है कि ये जो 0 से लेकर 1600 तक के बीच का जितने भी हमारे जो राजा हुए, यहाँ पर राजाओं के शासन हुए या मुगलों के आक्रमण से लेकर, वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। और फिर मॉडर्न में क्या आ जाता है? अंग्रेजों के आक्रमण से लेकर, यानी कि अंग्रेजों ने जब भारत में आना शुरू किया वहां से लेकर 1947 और अब तक का जो इतिहास है वो मॉडर्न में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है अभी सभी को? देखिए, जी सर। हाँ, अभी हमने क्या सीखा था? अभी हमने देखा कि जो हमारा एंशिएंट यानी कि जो पुरातन वाला इतिहास था हमारा, उसको हमने 3 भागों में बांटा था। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये 3 भागों में बांटा था हमने।
अब सबसे पहले बात करते हैं हम पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण काल की। तो इसकी समय सीमा क्या मानी जाती है? 3 मिलियन बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, बीसी की बात हो रही है, तो ये समझते चलिएगा अभी कि 3 मिलियन यानी कि 3 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक। कहाँ से? जीसस के बर्थ से। ठीक है, ये हमने माना है कि जीसस का बर्थ है, इससे 3 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक क्या रहा था? हमारा पुरापाषाण काल रहा था। समय सीमा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्या देखना है इसमें से वो भी हम बता देंगे। पहले पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे, उसे नोट कर लीजिएगा आप। अभी सुनते चलिए बस। तो ये इसकी क्या है? समय सीमा बताई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा पुरापाषाण काल था, यहाँ पर क्या है, इंसानों में इतना डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, इंसान क्या थे, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे वो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ पे यदि आपने हेडिंग डाला है पुरापाषाण काल, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी आग की खोज। यानी कि इस युग में क्या हो चुकी थी? आग की खोज हो चुकी थी। तो प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा कि बताइए किस युग में आग की खोज हो चुकी थी? तो पुरापाषाण काल में हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस यहाँ का। और क्या है कि यहाँ के लोग क्या थे? घूमने फिरने वाले थे, क्या थे? शिकार करते थे। उनको ना पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, ना कुछ आता था। ठीक है, शिकार पर रहते थे वो। अब क्या हुआ? आग की खोज हुई, तो धीरे धीरे क्या है, जो उनका जो मांस था, मुख्य भोजन मांस ही था उस समय पर। वहां पर क्या, वो मांस को पका कर खाने लगे, क्योंकि आग की खोज हो चुकी थी। तो मांस को पका कर खाने लगे। फिर क्या था, वो इतना ज्यादा शिकार भी नहीं करते थे। ठीक है, अभी के जो हमारे पुरापाषाण काल के जो लोग थे, वो क्या इतने शिकार भी नहीं करते थे। वो क्या थे? दूसरों पर डिपेंड थे शिकार के लिए। कैसे? कि मान लीजिए कोई दो जानवर हैं, बड़े बड़े होते थे पहले, तो वो आपस में लड़े एक दूसरे से, किसी एक की तो मृत्यु तय थी, उसमें से कोई एक तो मरेगा, तो वो उसका वेट करते थे और फिर वहां से क्या है, गए और फिर वहां से उसका मांस वगैरह लाए, उसको पका के खा लिया। इतना ज्यादा शिकार भी नहीं कर रहे हैं, घूमने फिरने वाले हैं, कोई एक फिक्स जगह नहीं है इनकी रहने की। ठीक है, तो ऐसे मतलब आदि मानव टाइप के थे वो। तो ये क्लियर है। बस यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारा, कि यहाँ पे आग की खोज हो चुकी थी। यदि वो आपको 4 ऑप्शन देगा कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और एक और दे देगा कि बताइए आग की खोज किस युग में हुई थी, तो क्या करेंगे? पुरापाषाण काल को टिक करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, जी महोदय, सर, आ आ रही रही है। है। तो ये क्लियर है ना सभी को? बस यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है कि आग की खोज हो चुकी थी इस युग में। और ज्यादातर मतलब लोग क्या थे, ना पढ़े हुए थे, ना लिखे हुए थे, कुछ नहीं थे। ज्यादातर क्या, रॉक शेल्टर्स यानी कि गुफाओं में रहना वो रहते थे वो। और गुफाओं में रहते थे तो एक और खासियत थी उनकी, कि वो चित्रकारी करना जानते थे। बस क्या है कि चित्रकारी करना वो जानते थे। गुफाओं में रहते थे तो चित्रकारी करना जानते थे। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि चित्रकारी करना जानते थे? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हमको साक्ष्य मिले हैं। कैसे? ये देखिए, ये देखेंगे आप, तो ये क्या है, भीमबेटका रॉक शेल्टर, यानी कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहां पर हमको ये चित्र देखने को मिलते हैं। ये विजिबल है ना सभी को? ये दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। हम्म। तो देखिए, ये हमें वहां से चित्र देखने को मिलते हैं, ये कि वहां के लोग चित्रकारी करना जानते थे। ये रहते थे वहीं गुफाओं में, वहीं पर पेंटिंग करते थे वो। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है कि हमें क्या है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहां से चित्रकारी के जो क्या है निशान मिलते हैं इसके पुरापाषाण काल से। ठीक है, अब ये जो लोग हैं, हमने बताया कि शिकार भी नहीं करते थे इतना, तो इनके पास कोई अपने वेपन्स भी नहीं होंगे, कोई हथियार भी नहीं होंगे, टूल्स। ये क्या करते थे, बस ऐसे जो बिना धारी वाले, यानी कि बस पत्थरों का यूज करते थे एक दूसरे को, यानी कि जानवरों को दूर भगाने के लिए, या फिर आग का उपयोग करते थे बस। ठीक है, और ये क्या थे, इनके जो स्टोन्स होते थे, यानी कि जो इनके पास वेपन्स होते थे, हथियार होते थे, कोई भी, वो क्या थे, अनपॉलिश्ड थे, यानी कि उनकी कोई धार वगैरह नहीं बनी होती थी। बस ऐसे ही, ये जैसे ये पत्थर का टुकड़ा दिख रहा है, ऐसे हथियार रखते थे वो, या फिर किसी जानवर की हड्डी ले ली वो, अपने बचाव के लिए बस। ठीक है, अभी इतनी समझ नहीं है उनमें कि वो अपना बना पाए, एक बढ़िया वेपन बना पाए, हथियार बना पाए। ठीक है, मतलब बहुत नॉर्मल लोग हैं यहाँ के अभी। तो ये पुरापाषाण काल क्लियर है सभी को? जी सर, क्लियर है। जी। अब आगे चले, तो फिर आता है हमारा मध्य पाषाण काल। अब इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इसमें भी आपको कंफ्यूज कर देता है वो ऑप्शन में। तो ये लिख लीजिए कि जो मध्य पाषाण काल है, इसकी समय सीमा कितनी है? 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक। ठीक है,
जो हमारा ये जो पूरा पाषाण काल था ये 10,000 पर समाप्त हो गया था। तो इसके बाद जो समय शुरू हुआ वो कौन सा था? मध्य पाषाण काल, 10,000 से लेकर 6,000 BC तक। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अब यहाँ की क्या इंपॉर्टेंट बातें थी इंसानों की, दीजिए बस। देखिए, तो हाँ, ये हम बात कर रहे थे किसकी? मध्य पाषाण काल की। यहाँ पे समय सीमा कितनी है इसकी? 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक। अब ये आग की खोज पहले ही हो चुकी है। ठीक है, तो हम पढ़ के आए अभी के पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी है। अब क्या है, यहाँ पर जो ह्यूमंस है, हमारे जो मानव है, वो क्या है, थोड़ा थोड़ा डेवलप होने जा रहे हैं। मानव क्या है, विकसित हो रहे हैं। कैसे कि उनमें मतलब थोड़ा बुद्धि आ रही है, क्या कि वो अब एक जगह रहने लगे, यानी कि एक जगह झुंड में बनाकर रहने लगे हैं, समूह में रहने लगे हैं। और क्या है, वो अपने घर बनाने लगे हैं, यानी कि अब वो जगह जगह घूमते नहीं है, अब क्या है, एक जगह ही रहने लग गए वो। तो क्या है, उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया, अपने धीरे धीरे एक जगह विकसित हो गए। और क्या है कि अब उन्होंने जो है ना अपने हथियार बना लिया, यानी कि अब क्या है, वो शिकार पर भी जाने लगे हैं। ये बस आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न नहीं बनता है इनसे। प्रश्न कहाँ से बनेगा? जैसे अभी बताया हमने कि आग की खोज कहाँ हुई थी? पुरा पाषाण काल में हुई थी, तो ये प्रश्न बन सकता है। बाकी ये पूरे में से प्रश्न नहीं बनता। ठीक है, हम बताते जाएंगे, जहां इंपॉर्टेंट होगा बस आप सुनते जाइए। ठीक है, तो क्या है, जो मध्य पाषाण काल था, यहाँ आते आते इंसान क्या है, डेवलप होने लग गए धीरे धीरे। क्या है कि वो घर बनाकर रहने लग गए, एक साथ रहने लग गए, समूह में रहते हैं, हथियार बना लिया उन्होंने, यानी कि अपने वेपन्स बनाना शुरू कर दिए, थोड़ा विकसित होते जा रहे हैं। और क्या है कि अब वो शिकार भी करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनके पास अब हथियार आ गए ना, अपना शिकार कर सकते हैं वो, तो शिकार पर भी जाने लग गए हैं वो। और क्या है कि वो पशुपालन भी करते हैं अब। मीसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल आते आते इंसान क्या है, इतने डेवलप हो गए कि वो पशुपालन भी कर रहे हैं। लेकिन पशुपालन पूर्ण रूप से नहीं, कुछ कुछ रूप से। ठीक है, कुछ कुछ जो जानवर होते हैं पालने वाले, जैसे कुत्ता हुआ, गाय, ये सबको पाल रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आज भोजन की शिकार में निकले वो लोग, और आज भोजन नहीं मिला उनको, तो क्या करेंगे, जो उन्होंने पशु पाला था उसी को मार के खा जाएंगे वो। ठीक है, अभी इतने भी डेवलप नहीं हुए हैं कि उनमें इतनी समझ आ जाए। तो क्या है, पशुपालन किस लिए करते हैं? अपने ही भोजन के लिए। अब क्या है, इसमें जो टूल्स थे ना, जैसे अभी पिछले वाले में हमने देखा था, ये जो पुरा पाषाण काल था, इसमें क्या थे, इनके जो टूल्स थे ये बड़े बड़े थे, बड़े बड़े पत्थर थे, बड़ी बड़ी हड्डियां, यानी कि इन्हीं से उनको क्या थे, टूल बना रखा था उनको। लेकिन जो मीसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल आते आते जो उनके टूल थे ना, वो क्या हो गए, छोटे हो गए। कितने? 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच। आप समझ सकते हैं 1 से 5 सेंटीमीटर कितना छोटा होगा। तो ये हमें मिले हैं साक्ष्य। देखिए कितने छोटे टूल हैं इनके। ठीक है, तो ये छोटे टूल बनाना शुरू कर दिया अभी उन्होंने, कितने बड़े और भारी भारी पत्थरों को कौन लेके जाए, इसीलिए क्या है, उन्होंने छोटे टूल रखना शुरू कर दिया। और इनकी क्या है, देखिए किनारी बहुत शार्प है ना, तो वो क्या है, अब शार्प किनारी के छोटे छोटे टूल रखना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये इस युग की बहुत बड़ी खासियत थी कि उनके जो टूल्स का साइज था वो क्या है, बहुत छोटा होने लग गया। अब कितना? 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच। अब आगे चलें तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको लिख लीजिए कि जो यहाँ की जो हमारी सबसे पहली पोएट्री, यानी कि जो पहला मिट्टी का जो बर्तन प्राप्त हुआ है ना हमको, जो हमारे पुरातत्ववादी हैं उनको जो सबसे पहला मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ, वो किस युग से प्राप्त हुआ है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ये इसका पिक्चर है, ऐसी बनी हुई क्या है, ये पोट्री है, यानी कि मिट्टी का बर्तन है। ये क्या है, हमारा मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये संगनकालू कर्नाटका के मीसोलिथिक पेज, यानी कि वही मध्य पाषाण काल कर्नाटका से हमको ये प्राप्त हुई है। ये अब आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा कि बताइए किस युग में सबसे पहले मिट्टी का जो बर्तन है वो प्राप्त हुआ है हमको, किस युग से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बस। जैसे उसका क्या था, आग की खोज होना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। हाँ, तो ये दो इन्हीं को रखते हैं, अभी आगे और कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था कि जो जी कृषि की शुरुआत हुई है और पशुपालन का कुछ सीक्वेंस था,
तो वो मध्य हम्म। पाषाण काल में था या पूरा पाषाण काल में, क्योंकि इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन आ चुके हैं, हमने भी देखा है। देखिए इसमें ज्यादातर तो माना जाता है कि ये जो हमारा क्या था, नव पाषाण काल जो था, मेन रूप से तो यहीं से मानते हैं कि कृषि की शुरुआत इस काल से हुई है। लेकिन कहीं कहीं क्या है, हमको साक्ष्य यहाँ से भी मिल जाते हैं, मध्य पाषाण काल से भी मिल जाते हैं, कृषि और पशुपालन के। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन जो मेन रूप से माना जाता है हमारा, वो माना जाता है नव पाषाण काल से। ठीक है। जी सर, जैसे इसमें तो आपने पीडीएफ बताया भेज कि देना ये सब, शिकार प्लीज। करने और घर बनाने लगे वो, और एक हम्म। जगह रहने लगे, तो वो शायद कृषि हम्म। और पशुपालन के ग्रुप्स बनाने के लिए हाँ ही ऐसा कर भाई, रहे होंगे। हाँ, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं वो उस तरफ। और बाकी अभी कल और आगे यही शुरू करेंगे दोबारा हम, जब हम पढ़ेंगे ना तो यहाँ से ही शुरू करेंगे कल। ठीक है, तो बस आप लोग बस क्या करिएगा, ये जो पढ़ा है रिवाइज तो कुछ नहीं करना आपको अभी, कल यहीं से शुरू करेंगे दोबारा। ठीक है, आज हमने जो भी बताया जी है, भाई। यदि आपका मन हो तो और पढ़ाइएगा आगे, ये जो बताया बस इसी को, बाकी रहने दीजिएगा नहीं तो। देखिए महोदय, सबसे जी। वो और जो 11 बजे वाली क्लास थी उसमें मैं थोड़ा, मुझे जाना था बाहर तो ले नहीं पाया था, उसकी वीडियो और वो जो टेस्ट हुआ था वो दोनों भेज दीजिएगा लिंक पे प्लीज। जी जी। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, हमने सिलेबस देखा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, हमने देखा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और फिर हमने क्या देखा कि इतिहास के स्रोत दो प्रकार से मिलते हैं हमको। इतिहास हमारा कैसा, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, फिर ये समय सीमा, ये आप बस याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में क्या है कि ये समय सीमा आप समझ लीजिएगा बस, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को। ठीक है, और बस ये कि हमने इतिहास को 3 प्रकार में बांटा है अपना, इन्हीं को हम फिर आगे पढ़ेंगे, यहीं से कल शुरू करेंगे फिर आगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी, आज जो भी पढ़ा है वो ना आया हो समझ में तो कोई बात नहीं, कल से यहीं से शुरू करेंगे दोबारा। ठीक है, बाकी आज मेन क्या था, आपको सिलेबस पता होना चाहिए अपना कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जी।